नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वीडियोस की इस श्रृंखला में हमने बात करी सामाजिक समस्याओं के बारे में, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। गत वीडियोस में हमने जाना कि सामाजिक समस्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से इनके निवारण के उपाय ढूंढे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट में संरचनात्मक समस्याओं की श्रृंखला में सबसे पहले बात की गई है निर्धनता की। निर्धनता, जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में एक जानी पहचानी समस्या है। यूं कहा जाए कि ये हर राष्ट्र में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत संदर्भ के विषय में अगर बात करें तो ये एक प्रमुख पहचान है। निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, किंतु ये एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ संबंध उसकी सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी होता है। इसीलिए निर्धनता का अर्थ जानने के बाद अब यह आवश्यक है कि हम बात करें निर्धनता के कारणों की, और इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। निर्धनता के कारणों की बात करते हुए कुछ निश्चित कारण सामने प्रकट हुए। इस श्रृंखला में सबसे पहले कारण के रूप में हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारणों की, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से विभाजन किया गया है शारीरिक अक्षमताएं, मानसिक अक्षमताएं, वंशानुगत अक्षमताएं, परिस्थितिजन्य अक्षमताएं और दुर्घटना के बारे में। ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी अक्षमताओं में व्यक्तिगत रूप से ही जिम्मेदार होता है गरीबी के लिए, निर्धनता के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी के कारण अपने कार्य करने की क्षमता को खो देता है, जिसके कारण उसकी बीमारी पर बहुत रुपया खर्च हो जाता है और इस कारण वह निर्धन हो जाता है। उसे ना तो पौष्टिक भोजन मिलता है और ना ही रहने को स्वच्छ स्थान। परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य और खराब हो जाता है और कार्य क्षमता घट जाती है। शारीरिक अक्षमताओं के अलावा मानसिक अयोग्यता भी या मानसिक अक्षमता भी निर्धनता के लिए कई बार उत्तरदायी होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हैं, वे कोई कार्य उचित तरीके से नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ता है। जब बात की जाती है वंशानुगत अक्षमताओं की, तो कुछ अक्षमताएं जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति अपनी इन अक्षमताओं से ऊपर उठता है और कुछ विशेष कर गुजरता है, परंतु यह अधिकांशतया देखने को नहीं मिलता। और जब कोई व्यक्ति जन्म से ही अक्षम है, इससे वह कोई कार्य नहीं कर पाता, तो परिणाम स्वरूप निर्धन हो जाता है। इस कारण वे अर्थोपार्जन भी उचित रूप से नहीं कर पाते और निर्धनता की वृद्धि उनमें होती जाती है। कुछ परिस्थितियां भी निर्धनता को बढ़ावा देने वाली होती हैं। जैसे कभी कभी परिस्थितियां व्यक्ति को अक्षम बनाती हैं, जैसे व्यापार में घाटा हो जाना, जन्म से ही बच्चे को उच्च आकांक्षाओं वाला बना देना। इससे भविष्य में वे कई बार नकारा भी हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप जब जीवन की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती, तो व्यक्ति स्वयं को अक्षम बना देता है। कई बार दुर्घटना
किसी उद्योग में हुई अचानक मृत्यु आदि वो कारण है जिसके कारण परिवार की आजीविका का कोई और साधन नहीं हो पाता और इस कारण भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है। व्यक्तिगत कारणों की श्रृंखला में ये प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक कारणों की, तो इसके अंतर्गत हम सामाजिक जीवन से जुड़े कारण और पारिवारिक संरचना को देखते हैं। सामाजिक कारणों के अंतर्गत उन कारकों को लिया जाता है जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता लाने के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में निम्न जातियों, वर्गों और कई बार जनजातियों में निर्धनता देखने को मिलती है। ये लोग समाज में इस रूप में विभाजित हैं कि वे उच्च व्यवसाय करने के लिए अयोग्य माने जाते हैं और उनका शोषण भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रणाली को भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगर हम बात करें के.एम. पणिकर के विचारों की, तो उनका कहना है कि भारत की सामाजिक रीतियों, परंपराओं, जनजातियों और सांस्कृतिक मान्यताओं को निर्धनता का कारण माना जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रियों ने अपने विचारों में सामाजिक कारणों को भी उत्तरदायी ठहराया है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने शैक्षणिक कमियों को, स्वास्थ्य रक्षण के अभाव को, आवास सुविधाओं के अभाव को, विवाह और पैतृक के ज्ञान के अभाव को और परिस्थितियों से बच्चे और युवा लोगों का असामंजस्य आदि को सम्मिलित किया है। इस कारण से कई बीमारियों पर भले ही आज भी कंट्रोल किया गया है, नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन गंदी बस्तियों में रहने, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, प्रकाश आदि के अभाव में और भीड़ भाड़ युक्त घर होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, परिवार की संरचना से जो समाज प्रभावित होता है, वो भी निर्धनता को जन्म देता है। इस प्रकार सामाजिक कारण भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। बात करें अगर हम आर्थिक कारणों की, तो इसके अंतर्गत पूंजी का अभाव, मुद्रास्फीति, कार्यकुशलता का अभाव और बेरोजगारी को सम्मिलित किया गया है। ये बात आपसे पहले भी की गई थी कि हर समस्या दूसरी समस्या से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई होती है। तो गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही संरचनात्मक समस्याओं के रूप में जानी जाती हैं और कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे का कारण भी बनती हैं। अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की या बात करें पूंजी के अभाव की, तो दोनों ही आर्थिक कारणों से जुड़ी हुई हैं। पूंजी के अभाव के कारण नए नए उद्योग तथा कल कारखाने नहीं खुल पाते। इस अभाव के कारण औद्योगिक विकास में बाधा आती है, जो व्यवसाय के नए नए अवसरों की वृद्धि को रोक देती है और पुराने उद्योगों को बंद भी करवा देती है। पूंजी का अभाव कई समस्याओं को जन्म देता है, इसलिए पूंजी की वस्तुस्थिति शोचनीय है। भारत में विदेशी ऋण की राशि में वृद्धि हो रही है, इसलिए पूंजी का अभाव, ब्याज का भुगतान आदि निर्धनता में वृद्धि करने वाले कारण बन जाते हैं। जब बात मुद्रास्फीति की होती है, तो मुद्रास्फीति का सीधा संबंध निर्धनता के साथ है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वैसे वैसे निर्धनता भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। मुद्रास्फीति से रुपए की क्रय शक्ति घटती है, इससे निर्धन व्यक्ति की आय की क्रय शक्ति और भी घट जाती है और वह निर्धनता की ओर अग्रसर होता है। बात करें कार्यकुशलता के अभाव की, तो कई ऐसे कारण हैं कि मजदूरों में या शिल्पकारों में या अन्य लोगों में किसी भी कार्य से अगर कार्यकुशलता का अभाव है, जैसे उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता, उन्हें उचित शिक्षा प्राप्त नहीं होती, तो वह भी आर्थिक कारण बनता है निर्धनता का। गरीबी के कारण जनसंख्या का एक बड़ा औसत भाग शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाता और जिसके अभाव में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते।
अगर हो भी जाते हैं तो अल्प वेतन प्राप्त होता है और अल्प वेतन का काम करने के कारण वे तथा उनकी भावी पीढ़ियों पे फिर पुनः कार्यकुशलता का अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए आगे चलकर यह बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ावा देते हैं। पिछले वर्षों में देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। इन परिस्थितियों में शिक्षित बेरोजगारी का भी विकराल रूप देखने को मिला है। प्रतिभा पलायन भी देखने को मिलता है और कई बार हम देखते हैं कि स्नातकों, शिल्पकारों, किसानों, औद्योगिक श्रमिकों, मजदूरों, साक्षरों आदि को निर्धनता का जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये कुछ प्रमुख कारण के रूप में सामने आते हैं जब हम आर्थिक कारणों की बात करते हैं। बात की जाए जनांकीय कारणों की तो वह कारण भी जन्म देते हैं निर्धनता को। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या के घटने, स्थिर रहने या वृद्धि का सीधा प्रभाव प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के वितरण, बेरोजगार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़ता है, जो निर्धनता के निर्णायक कारक हैं। इसीलिए बार बार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की बात कही जाती है। साथ ही आयु संरचना भी एक प्रमुख जनांकीय कारण बनती है, क्योंकि आयु संरचना के आधार पर भी निर्धनता को देखा जाता है। विभिन्न संस्थाओं, राज्यों और केंद्र में व्यक्ति को एक निश्चित उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, चाहे वह काम करने योग्य भी क्यों ना हो। जिन व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, उनके लिए भी आगे चलकर ये निर्धनता की समस्या देखने को मिलती है। अगर हम बात करें भौगोलिक कारणों की, तो वो भी जनांकीय कारण के रूप में देखने को मिलते हैं। भौगोलिक कारक जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक वर्षा या सूखा, भूकंप आ जाना, खनिज संपदा व मिट्टी की बनावट आदि वे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होता है। कृषकों का तो जीवन ही प्रकृति पर निर्भर करता है। अकाल भी जनधन की हानि करता है। अनेक लोगों को भोजन के लिए अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है और ऐसे में उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। कई बार भारत में प्राकृतिक साधनों का दोहन भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। समय समय पर लोग बेकार हो जाते हैं, क्योंकि छोटे कुटीर उद्योग को बहुत अधिक ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उनके पास रोजगार का अवसर नहीं बनता है। इन सब के अतिरिक्त परिवार का आकार व आयु भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी बनती है। अगर हम बात करें कुछ अन्य कारणों की, तो हम प्रमुख रूप से देखते हैं जिनमें राजनीतिक कारण, अज्ञानता और अशिक्षा और सुधार नीतियों की असफलता की भी बात आती है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें राजनीतिक कारणों की, तो इस बात को हम स्वीकारेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी राष्ट्र में निर्धनता का पैमाना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल भी गरीबी को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी पनपती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक वातावरण में सहिष्णुता बनी रहे और मिलकर के कार्य किए जाएं, ताकि समाज से समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त बात की जाए कि अज्ञानता और अशिक्षा भी गरीबी को या निर्धनता को और अधिक बढ़ावा देती है। इनके अभाव में यह मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसीलिए शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए समय समय पर अनेक योगदान देने का प्रयास सरकार द्वारा, संगठनों द्वारा किया जाता रहा है। ग्रामीणों की अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ उठाने से जो उनका आर्थिक शोषण होता है, वह समाज में सर्वविदित है।
इसके अतिरिक्त जब सुधार नीतियों की असफलता भी एक प्रमुख कारण बनती है तो विचारणीय पक्ष हो जाता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। समय समय पर कई ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो कि समाज सुधार का काम कर सके, लेकिन कई बार उनके क्रियान्वयन में कुछ कमी रह जाती है, जिस कारण से वह नीतियां अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती। इस प्रकार से इन प्रमुख कारणों के आधार पर निर्धनता को हम जान सकते हैं और इन्हें दूर करने के प्रयास करके निर्धनता जैसी सामाजिक समस्या से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते